नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका A to Z न्यूज़ अपडेट में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। जैसे कि चुनावी माहौल चारों तरफ देखने को मिल रहा है, ग्राम पंचायत हो चाहे कोई गांव हो, हर तरफ प्रत्याशी जो है लोगों से अपना संबंध बना रहे हैं। जो भी गांव में अभी तक इतने समय तक सुविधाएं लोगों को नहीं मिली थी, वे कहीं ना कहीं दिलाने के वादे किए जा रहे हैं। हर प्रत्याशी अपना एक अलग एजेंडा, अपने एक अलग वादे लेकर मैदान में, जो चुनावी मैदान में दिख रहा है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वे रैली के द्वारा, डोर टू डोर प्रदर्शन के द्वारा या लोगों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। कहा जाता है कि इतना समय बीत चुका है, पर अगर इन चुनावों में देखा जाए तो तमाम तरह के वही पुराने मुद्दे जो प्रत्याशी हैं वे लेकर उतर रहे हैं, जो अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं। ऐसे में आज नामांकन की आखिरी तिथि थी, जिसमें मनोज भड़ाना जी गांव पाली से वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद पद के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने आए हैं। तो किस तरह के वादे जो हैं वह लेकर आए हैं, किस तरह की उम्मीदें जो लोगों को उनसे लगी हुई हैं। गांव पाली में अभी तक जो विकास नहीं हुए, साथ ही उनका कहना है कि किस तरह से अरावली जो सुंदरता थी वह कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आ रही है। तो किस तरह की उनकी भी योजनाएं हैं लोगों को लेकर, गांव को लेकर, वह भी आपको सुनाएंगे। साथ में जैसे उन्होंने बताया कि पारिवारिक जो माहौल उनका है वह शुरू से ही 10 साल उन्होंने सरपंची की है, परिवार से ही उन्हें शिक्षा मिली है कि लोगों की सेवा करना ही परम धर्म है। और हमेशा जो है वह परिवार हो चाहे बड़े बुजुर्गों के उनसे सुनने को मिला है कि अपना तमाम जो जीवन है उन्होंने अपना पूरा लोगों की सेवा में गुजारा। और इसी सोच के साथ, इसी युवा सोच को लेकर वह भी आज मैदान में, चुनावी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। जिला पार्षद पद के उम्मीदवार के तौर पर वार्ड नंबर 1 से वह चुनाव लड़ रहे हैं। लोग किस तरह से उन्हें प्रेम करते हैं, लोगों का उनके साथ सहयोग से लेकर क्या नाता जुड़ा हुआ, क्या कितना विश्वास लोग उन पर अपना जताएंगे, वह तो देखने का विषय। आइए क्या कहा जानते हैं मनोज भड़ाना जी की। उनकी जो सोच है वह अन्य सभी प्रत्याशियों से कहीं ना कहीं अलग है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ खास मुद्दे, क्या कुछ खास सोच वह लेकर लोगों के बीच लेता है। हमें उचित मुआवजा उसका दिया जाए और सब भाई यही चाहते हैं कि या तो मुआवजा दें या हमारा पहाड़ में वापस कर दिया जाए। ये इन कामों के लिए नहीं है, कोई भी वहाँ पर अच्छे काम सरकार नहीं करती, कोई कॉलेज के लिए प्रावधान करती, कोई वहाँ पर अच्छी सुविधाएं जिससे हमारे बेरोजगार युवक हैं। जब माइनिंग बंद हो गई यहाँ पर तो टोटल जितने तलहटी के गाँव हैं इसमें हमारे जो युवा हैं वो सब बेरोजगार हो गए। ऐसा कोई प्रावधान सरकार को यहाँ करना चाहिए जिससे हमें, हमारे जो युवा हैं उनको वहाँ पर नौकरी मिले, बजाय कि ये सरकार का एक कॉन्ट्रैक्टरीकरण है बेसिकली, कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको वो पैसा खाते हैं, उनके डंपर चलते हैं, उनकी मशीनें चलती हैं और एक पहाड़ के ऊपर एक बड़ा पहाड़ कूड़े का खड़ा कर दिया गया है और जो हवा पानी सब चीज़ों को दूषित कर रहा है दूर दूर तक। कह सकते हैं कि अरावली को जो सुंदरता थी उस पर कहीं ना कहीं जो डर का माहौल और धब्बा एक तरीके से आम जन ही कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैम आप पर्सनली जाकर के इन गाँवों को देखेंगे, हमारे गांव पवित्रता और सौंदर्य के प्रतीक हैं। इन सारे गांवों में झरने हैं, पुराने झरने हैं। गांव पाली में आप चले जाइए, वहाँ हमारा झरना मंदिर है। गांव मौकाबाद में चले जाइए, वहाँ पे हमारा झरना मंदिर, प्राचीन झरना मंदिर जहाँ बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करके गए। और कोट में चले जाइए आप, कोट में पहाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा मंदिर है। हर गाँव में एक धर्मस्थली है और प्राचीन धर्मस्थली है। उनके जो वहाँ से झरने आते हैं उनका पवित्र जल हमारे गांववासी गंगा जल की तरह उनको मानते हैं, वहाँ स्नान भी करते हैं। वहाँ से ला करके अपने घरों में पेयजल के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। मगर ये जो कूड़ा ऊपर डाल दिया गया है इससे वो पानी दूषित हो रहा है और तरह तरह की बीमारियाँ, नए बच्चे कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, टीबी क्रैशर्स लगने से टीबी के पेशेंट हो रहे हैं। महज कितने लोग अमीर बने क्रैशर बनने से। हमारे यहाँ किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। 2-4 जिनके क्रैशर थे वो केवल पैसा कमा रहे वहां से, नहीं तो हमारे लड़के 5-5, 10-10 हज़ार में वहाँ पे मुंशियों के काम कर रहे हैं और वो 5-10 हज़ार लास्ट में 10 साल वहाँ नौकरी करने के बाद रिजल्ट मिलता है कि उसको टीबी हो गई और टीबी भी ऐसी होगी लास्ट स्टेज पे है, तो वो पैसा किस काम का रहा जब वो अपनी जान से खत्म हो गए। तो कह सकते हैं कि जैसा आपने बताया कि पहले सरपंच पद पर भी रह चुके, पारिवारिक माहौल शुरुआत से लोगों को सेवा को लेकर, लोगों के साथ सहयोग को लेकर शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़े हुए हैं।
और जो हमने अपने जो पहाड़ जो जब कारपोरेशन ने लिया तो उसके बाद हमारे पिताजी पार्षद थे और पार्षद उस शहर से थे, हालांकि हमारा गांव रूरल में है, और उसके बावजूद उन्होंने गांव ये हमारा अपनी जो जायदाद है हमारी उसको वापस लाने के लिए हाई कोर्ट में बड़ा संघर्ष किया। जितने कूड़े की डंपिंग थी इनके खिलाफ संघर्ष किया सरकार, हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ी उन्होंने, मगर उसमें कई प्रावधान ऐसे सरकार दिखा देती है कि भाई कूड़ा तो कहीं ना कहीं तो डलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, आप आइए दिल्ली में चले जाइए, वहाँ 3000 घरों की बस्ती है, कॉलोनी है वो पूरी, और सभ्य मतलब एक से एक वहाँ पॉश एरिया है, अच्छे अच्छे रईस रहते हैं। वहाँ केवल एक बंदा निःशुल्क कूड़ा उठाता है पूरी कॉलोनी से, और उसने एक 500 गज का प्लॉट लिया हुआ, उसमें वो डालता है और अपने 4 बंदों से उस कूड़े को शाम तक छटनी कराता है। छटनी कराने के बाद और कह देता है कि भैया ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक वाला प्लास्टिक खरीद ले जाता है, सारा सामान उसका शाम तक बिक जाता है, वो प्लॉट खाली हो जाता है। मेरा मतलब है कि हम गांव वाले एक भी किसी गांव का कूड़ा इस डंपिंग में नहीं जाता। क्या हम अपने कूड़े को निस्तांतरण नहीं करते क्या? हम भी तो समाप्त करते हैं। तो उसी तरीके से हर सेक्टर के अंदर एक डंपिंग बना करके उसको वहीं पर समाप्त किया जाए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो क्यों इसको आवश्यक बता करके और इन ठेकेदारों को ठेकेदारी प्रथा के तहत घोटाले, आप जान रहे हो 200 करोड़ के घोटाले निगम में जो हुए पड़े हैं, ये केवल इसी का प्रतीक है। तो जिस तरह से आपने देखा अभी तक हमने आपको तमाम प्रत्यक्षों की बातें सुनवाई हैं, यह एक अहम जो बात है, एक अहम मुद्दा लेकर चल रहे हैं। हर एक व्यक्ति पानी, सीवर, रोड, इन सबके वादे करता हुआ दिख रहा है। वहीं मनोज भड़ारा जी की जो सोच है वह उन सबसे कहीं ना कहीं अलग दिखती हुई नजर आ रही है। इनकी एक सोच है कि जो कूड़ा रोडों पर, जगहों पर पड़ा रहता है, जिससे तमाम तरह की बीमारियां स्वास्थ्य से रिलेटेड या अन्य चीजों से रिलेटेड भी लोगों को होती है, वह कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा या अहम मुद्दा जो कहें देश के लिए, समाज के लिए लेकर चल रहे हैं। उसी के साथ साथ इस तरह से जो है प्रचार, आज आपने नामांकन कराया, क्या आगे की जो आपकी प्रक्रिया वह रहेगी? लोगों तक डोर टू डोर जाएंगे या किस तरह की प्रचार प्रक्रिया लोगों के साथ सहयोग के लिए अपनाएंगे? आज गांव से मेरे पिताजी का व्यक्तिगत जन से एक घर का सा नाता है। मुझे मतलब बहुत ज्यादा प्रचार या उसकी जरूरत नहीं है। सब पारिवारिक से मेरे सदस्य हैं। सब गांवों में आप जाइए, हर घर में हमारा मतलब एक घर जैसा जन से घर का सा रिश्ता है। और फर्ज है मेरा, जो हमारे पिताजी जिस तरीके से सबके भावनात्मक रूप से सबसे जुड़े हुए थे, उसी रूप में हम जुड़ना चाहेंगे। क्योंकि अब हमारे पापा नहीं हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि जो समाज को दिशा दिखाने की या समाज के साथ समाज की समस्याओं को लेकर के चलने की जो बात उन्होंने सिखाई है, उसको उनके बाद अब हम आगे सीख को बढ़ाएंगे। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि विकास के नाम पर जो गाँवों में आप कहते हैं विकास, आप स्कूलों में चले जाइए, कोई पार्क नाम की कोई किसी स्कूल में चीज़ नहीं है। क्या वहाँ पे पार्क नहीं बन सकता है? बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है खर्चे, पंचायत के और भी बहुत खर्चे होते हैं। मेरा है हर स्कूल को सौंदर्यीकरण, हर स्कूल में फर्स्ट एड। पहली बात तो सारे स्कूल गाँवों में हॉस्पिटल्स छोटे छोटे हैं, मगर सब गाँवों में ये फर्स्ट एड की सुविधा हो, एम्बुलेंस की सुविधा सब गाँव में हो, और सारे गाँवों को सीसीटीवी युक्त किया जाए, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना घटने से हम अवगत रहें उस चीज़ से। सीसीटीवी युक्त कराने की मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। सारे गाँवों को सीसीटीवी युक्त कराकर, और जो अप्रोच रोड हैं गाँवों के वो दुरुस्त हों, कि आवागमन में कोई हमारे रिश्तेदार आते हैं, कोई भी आते हैं, कहीं भी किसी तरह की जल भराव की कोई समस्या ना उत्पन्न हो गाँव में। तो इसको लेकर के मेरी प्राथमिकता है कि जो हाईटेक, जिस तरीके से शहरों में हाईटेक लॉन है, जिम्स हैं हर गाँव पार्क में, वो सुविधाएं, शहरीकरण की सारी सुविधाएं हमारे गाँवों तक भी पहुँचे। क्या गाँवों के लोग उन सुविधाओं से वंचित क्यों रहें? वो मानते हैं कि आज भी इतना विकास हो गया, पर गांव में जैसे आपने बताया, ऐसी तमाम समस्या सिर्फ एक गांव की नहीं, हर गांव में यह समस्या बनी हुई है। तो आप जो है कहीं ना कहीं अपनी सोच के साथ गांव में उन पाली में, जैसे कि आप उम्मीदवार के तौर पर खड़े, साथ में और भी गांव को लेकर चल रहे हैं, तो जो विकास की योजनाएं आपने बनाई है, आशा करते हैं कि आप विजय रहने के बाद तमाम जो सुविधा अभी तक लोगों को नहीं मिली है दी जाएगी। जी बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगा, और जो भी गांवों की समस्याएं हैं, मैं शांत नहीं बैठने वाला हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो खून नहीं है शांत बैठने वाला। मेरे पिताजी ने सारे जीवन संघर्ष किया है, और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर नगर निगम का
नया कचरा घर जो सुनने में आ रहा है 200 एकड़ में वो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो बनी तो मैं अपने तलहटी के सारे गांवों को एकत्रित करके बच्चा बच्चा यहाँ से पैदल मार्च करके दिल्ली जाएंगे पीएम हाउस, और वहां बताएंगे जाके समस्या कि आप यहाँ आकर के देखिए, यहाँ रह करके देखिए, यहाँ की हवा में सांस लेकर के देखिए, इस जल को पानी को पी करके देखिए। तो जैसे इन्होंने बताया काफी जो मुद्दे हैं ये लेकर चल रहे हैं, और कहीं की सोच से परे जहाँ युवा भी हर प्रत्याशी उन्हीं चीजों के लिए पर कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं इनके विचारों को सुनकर आप लोगों को भी लगा होगा कि क्या ये अलग विचार। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं शांत बैठने वाला नहीं, अभी तक लोगों को जो भी सुविधाएं नहीं मिली है पूरा जीवन अपना न्यौछावर करने को लोगों के तैयार है। जिस तरह की इनकी सोच है साफ पता चलता है किस तरह का जुनून लोगों की सेवा करने को लेकर इनके अंदर देखा जा रहा है। उसी के साथ हमारे साथ इनके और भी सहयोगी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? अभी नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा जी। तो जैसे इन्होंने बताया साथ में इनके रहते हैं, तो किस तरह अभी भी जैसे इन्होंने तमाम समस्या बताई, कहीं ना कहीं इनकी सोच को लेकर क्या कहेंगे? पूरा सहयोग है आप लोगों का। क्या नाम है सर? इन्होंने बताया तमाम तरह की पाली में जहाँ कहीं ना कहीं कूड़े की समस्या बताई, जो सुंदरता है कहीं ना कहीं लुप्त करी, और आम ही जन आसपास के अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो इतने तमाम लोगों की समस्याओं के साथ साथ अपना जीवन लेकर चल रहे हैं। किस तरह का सहयोग आप लोगों का भी इनके साथ रहेगा? जी हमारे बड़े भाई हैं, हर तरीका से उनके सहयोग के साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। हर गांव के विकास की भाई की उसको पूरा करेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं कि जितनी भी समस्याएं अभी तक लोगों की बनी हुई थी। बोलना है? बोलिए जी। मैं आपसे आपके माध्यम से ये भी अपने गांव वासियों को, खासकर पाली गांव वासियों को मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ और उनसे कहता हूँ सदैव उन्होंने गांव पाली ने विशेष तौर पर मेरे पापा को, मेरे परिवार को हमेशा प्यार दिया है। मेरी दादी जब सरपंच चुनी गई तो चुनावों का 93% वोट उन्हें मिला था गांव पाली से। एक उम्मीदवार की 2300 वोटों से सरपंची की जीत का मार्जिन, आप समझ सकते हैं कि मेरा गांव में मेरे परिवार को क्या प्यार मिला है। तो मैं अपने गांव वासियों से यही निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाएं, जो आशीर्वाद आपने मेरे परिवार के ऊपर अब तक बनाया हुआ है उसी आशीर्वाद को आप बनाए रखें। आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूंगा, आपकी बातों को कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। आप कि गांव की, विशेषकर पूरे वार्ड की कोई भी समस्या होगी सबसे आगे मैं मिलूंगा आपको। जैसे कि इन्होंने बताया कि किस तरह से अभी तक लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं, और साथ में अगर मैं इनकी सोच की बात करूं तो शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां ऐसी सोच जो है इनकी सोच को बढ़ावा ना दिया जाए। हर गाँव वासी की ये उम्मीद होगी आज इनके विचारों को सुनने के बाद ऐसा हर प्रत्याशी, हर व्यक्ति हमारे गांव में भी जरूर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोच के साथ साथ जो कार्य लेकर चल रहे हैं उसकी हर गांव को जरूरत है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे मनोज भड़ाना जी, गांव पाली से जिला पार्षद पद के उम्मीदवार। इनके जो विचार है आपने सुने, आज नामांकन करने आए थे। आगे किस तरह की प्रक्रिया रहेगी, क्या गांव पाली इन्हें वही सहयोग, वही प्यार देगा जो अभी तक इनके परिवार को मिलता आ रहा है, यह देखने का आगे समय बताएगा। इसी के साथ मैं आपके साथ किरण शर्मा A to Z न्यूज़ अपडेट के साथ।